आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम HPSC PGT से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें पहला मुद्दा हमारा होगा कि HPSC ने जो प्रोविजनली रिजेक्ट कैंडिडेट के लिए नोटिस जारी किए हैं वो क्या है, किन कारणों से वो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और क्या वो इंटरव्यू में कैंडिडेट्स बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उन पर इन नोटिस की तरह जैसे ये नोटिस जारी हुए हैं इसी तरह क्या दूसरे सब्जेक्ट में भी वो नोटिस जारी किए जाएंगे। दूसरा हमारा मुद्दा होगा आपका रिजर्वेशन का केस, जो पीजीटी भर्ती पर रिजर्वेशन का केस चला हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि इस टाइम यानी करंट में एचपीएससी की इस केस में क्या स्थिति है और जो पिटिशनर है उनका क्या कहना है। एक कल नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था, कोर्ट केस का वो ऑर्डर था, इसी केस से जुड़ा हुआ था, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑर्डर क्या था, उसमें एचपीएससी ने क्या कहा है। और एक हम बात करेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट अभी होना है वो कब तक हो सकता है, क्यों वो डिले हो रहा है और यदि वो ज़्यादा डिले होता है तो कौन सी प्रॉब्लम से फिर आपको देखने को मिल सकती हैं। और एक हम कोर्ट केस जो कंप्यूटर साइंस पे कोर्ट केस हुआ उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरी इसी बात की आती है, इनबॉक्स भरा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस के आगे क्या होगा, कंप्यूटर साइंस में जो कोर्ट केस है उसमें आगे क्या होगा, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई भी मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सीधा बात करते हैं। एचपीएससी ने 2 नोटिस जारी किए हैं। एचपीएससी की साइट पर आप जाकर देख सकते हैं, ये प्रोविजनली रिजेक्टेड कैंडिडेट के नोटिस हैं, यानी एचपीएससी ने कुछ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया प्रोविजनली तरीके से, यानी अभी उनको फाइनल रिजेक्ट नहीं किया है, उनको एक मौका दिया है कि आप इस टाइम तक अपना जो जवाब है वो मेल के थ्रू एचपीएससी को सबमिट करवा सकते हैं। तो ये कारण क्या हुआ रिजेक्ट करने का, जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं उनको कारण क्या हुआ, तो जब एचपीएससी ने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, यानी कि जो आपने फॉर्म के टाइम डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जब उनको अपने बेस पे वेरीफाई किया तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां उनको मिली हैं और ये त्रुटियां दूर करने के लिए आपसे एक जवाब ही मांगा गया है कि आपको अभी हम प्रोविजनली रिजेक्ट कर रहे हैं, यदि आपका जवाब सही हुआ तो आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका एचपीएससी दे देगी, या फिर आप या तो जवाब सबमिट नहीं करवाते या आपका जवाब सही नहीं होता तो भी आपको रिजेक्ट एचपीएससी कर देगी। तो ये क्या कारण है इसके पीछे, जब आपका डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी कमियां पाई गई है। मेनली कमी है आपके एस्टेट की, या तो आपका एस्टेट वैलिड नहीं है, यानी कि या तो उसकी एक्सपायरी डेट जा चुकी है, या आपने उसको तब पास कर लिया जब आपकी पूरी एलिजिबिलिटी बनती ही नहीं थी, या फिर आपका एस्टेट है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और आपने एस्टेट के बेस पे फॉर्म भर दिया है। एस्टेट का एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसपे एक्सपायरी डेट यानी कि वैलिडिटी डेट नहीं होती, और लेकिन उसकी भी वैलिडिटी जो है वो 7 साल है, तो उनका भी वो 2010 में होता था तो उनका भी एक्सपायर हो चुका है उस हिसाब से, तो उनको भी ये नोटिस जारी किया है। एक बड़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ कैंडिडेट ने जब फॉर्म भरा है उन्होंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन उसमें बीए मास्टर की डीएमसी डिटेल मार्क सर्टिफिकेट जो होता है उसको नहीं लगाया, अगर डिग्री या किसी डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने कमी छोड़ दी है। एक बड़ा इसमें जो रीजन है वो ये भी है कि जो बीसी का सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट मांगा हुआ था, वो कैंडिडेट्स ने नहीं लगाया, वो 5-10 साल पुराना, या वो ईडब्ल्यूएस का वो बहुत पुराना सर्टिफिकेट लगाया है, तो इस करके भी उनसे ये मांगा है कि यदि उनके पास लेटेस्ट है तो वो उसको सबमिट करवाएं। और एक हुआ है क्वालिफिकेशन मैटर इसमें, यानी कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो वो किसी क्वालिफिकेशन को मान्यता देती है, जैसे एक साथी ने फाइन आर्ट के अंदर भेजा है और उसने बताया कि उनसे ये जवाब मांगा गया कि उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग से मास्टर डिग्री की है और ये मास्टर फाइन आर्ट नहीं है, तो उनसे यही जवाब मांगा है कि अब आप इसको सबमिट करवाएं कि आपकी मास्टर फाइन आर्ट से है। तो उस साथी ने मुझे ये भी दिखाया कि एमडीयू यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन उन्होंने दिखाया, उसमें ड्राइंग और पेंटिंग को फाइन आर्ट का ही पार्ट मानते हैं, यानी कि फाइन आर्ट ही है ड्राइंग और पेंटिंग से भी आप मास्टर करते हैं, तो फिर वो साथी उसको सबमिट करवा देगा तो उसको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये मेन कारण है जिनके कारण आपका जो या जिन कैंडिडेट्स का डाला गया उसका रिजेक्ट हुआ है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी, या तो आपने उसको फॉर्म भरते हुए कर दिया था कमी, या फिर वो आपके पास है ही नहीं, तो उनको बाद में रिजेक्ट करने की बजाय एचपीएससी ने पहले उनको नोटिस करके मौका दिया है। और कितनी अच्छी ये बात है, मैं इस पे पूरी सराहना एचपीएससी करता हूँ कि एक बढ़िया कदम है। नहीं तो बाद में क्या होता, आपको इंटरव्यू के बाद में पता चलता है या तो आपकी ज्वाइनिंग रुक जाती या पूरी भर्ती पर केस हो जाता। तो इससे अच्छा आपको एक मौका दिया गया है, यदि आपकी ठीक है आप अपनी जगह पे तो आप अपना जवाब सबमिट करवाएं, टाइम रहते हुए करवाएं, बहुत अच्छे तरीके से करवाएं, तो आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और
फाइन आर्ट में 124 कैंडिडेट, इतनी बड़ी संख्या में प्रोविजनली रिजेक्ट किए हैं एचपीएससी ने, यानी इतने डॉक्यूमेंट्स में कमी है। और जो दूसरे सब्जेक्ट है, पहले पॉलिटिकल साइंस का है फिर फाइन आर्ट का, तो बाकी के भी जो इंटरव्यू शेड्यूल जिनका जारी हुआ है उनका नोटिफिकेशन भी आजकल में आपको मिल जाएगा। तो ये तो था इस रिजेक्शन नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि ये डॉक्यूमेंट्स की कमी के चलते ऐसा हुआ है। और आप बहुत पहले एक क्वेश्चन बार बार पूछा करते थे कि क्या एचपीएससी इंटरव्यू में भी रिजेक्ट कर देगी, और मैं तब भी कहता था हाँ कर देगी यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो, और जब डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो फिर आप उनको रिजेक्ट होते हुए भी देखेंगे। खैर ऐसा किसी के साथ ना हो। तो चलिए अब दूसरा जो मुद्दा है रिजर्वेशन का केस। देखिए थोड़ा जटिल प्रकृति का ये केस है, यानी कि इतना जल्दी समझ आने वाला नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। देखिए दो कैटेगरी होती है हमेशा, किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी एडवर्टाइजमेंट में दो ही कैटेगरी होती है, एक होती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक होती है रिजर्व कैटेगरी। यानी कि यूआर आप उनको बोलते हैं जो अनरिजर्व है, जिनमें आपकी जनरल जितनी भी कास्ट है वो सारी आ जाती है। और जो रिजर्व कैटेगरी होती है उसमें आपकी एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आते हैं, यानी कि जिनको रिजर्वेशन संविधान ने दिया है। अब इन रिजर्व कैटेगरी का ये कहना है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपनी पोस्ट पे तो फाइट करेंगे ही करेंगे, साथ में हम अनरिजर्व्ड सीट जो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, जिन पे सभी चैलेंज कर सकते हैं, सभी फाइट कर सकते हैं, उन पे भी हमें फाइट का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन एचपीएससी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये कहा कि हम कैटेगरी वाइज आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे, यानी कि कैटेगरी का कैंडिडेट कैटेगरी में ही फाइट करेगा, यानी वो वर्टिकल जो रिजर्वेशन होता है वो दूसरी कैटेगरी में फाइट नहीं करेगा। तो इन्होंने ये अपना एक तरीके से चैलेंज किया है इस रूल को, और ये मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट ही इसको तय करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सही है, क्या रिजर्व कैटेगरी सही है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, यदि बनता है तो इसके क्या फिर रिजल्ट आ सकते हैं, और क्या एचपीएससी सही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एचपी कोर्ट कोई फैसला दे अपना, या तो रिजल्ट रिवाइज का हो सकता है, या फिर मेन के अंदर एचपीएससी इन चीजों को लागू कर सकती है, या फिर जैसे चीजें चली आ रही हैं वैसा आगे हो सकता है। तो ये अभी कोर्ट के अंदर है और इस पर बहस होनी अभी बाकी है। और जो ये कल ऑर्डर जारी हुआ था उसमें एचपीएससी ने कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगा है। थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक पटिशनर है जिसके मार्क्स जनरल से ज्यादा है, जो जनरल के कैंडिडेट है उनसे ज्यादा है, लेकिन कैटेगरी में होने के कारण उसकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा चली गई है जनरल की कैटेगरी से, यानी कि यूआर की कैटेगरी से, तो उसको बाहर कर दिया गया, यानी वो प्रोसेस से बाहर हो गया। वो कब हुआ, जब उसके मार्क्स जनरल के बराबर या जनरल से ज्यादा है। तो उसने ये केस किया है कि मुझे प्रोसेस से बाहर क्यों किया गया, जबकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि यदि मेरे नंबर ज्यादा तो मुझे जनरल में ट्रीट किया जाए, यानी कि यूआर में ट्रीट किया जाए, न कि रिजर्वेशन में। तो ये इस पर ये पूरा मामला है और इस पे देखते हैं अब कोर्ट क्या करेगी, क्या डिसीजन देगी, कि क्या इसमें कोई बदलाव होगा या ये जैसे प्रोसेस है वो ऐसे की ऐसे चली रहेगी। तो ये रिजर्वेशन का केस है, इस पे पहले डेट लग चुकी है। अब एचपीएससी ने ये कहा है इसमें कि हमें 2 हफ्ते का समय चाहिए, और अभी तक हमने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की डेट जो है उसको फाइनल नहीं किया है, उसके बारे में हमने कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, क्योंकि इस पटिशनर को ये डर है कि अब वो पता नहीं सब्जेक्टिव दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो ये पूरा मामला है, और जैसे भी इसकी नेक्स्ट डेट जो दिसंबर में लगी है, तब देखते हैं जो भी आएगा डिसीजन आपके साथ में आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के शेड्यूल के बारे में। देखिए आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नवंबर में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए ये केस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस केस के कारण आपका जो एग्जाम है वो प्रभावित हुआ है, क्योंकि ये सीधा सीधा इस रिजल्ट से ही जुड़ा हुआ है कि सीधा रिजल्ट को भी चैलेंज किया गया है और इस रूल को भी चैलेंज किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है, और आपका जैसे एचपीएससी ने 2 हफ्ते का समय मांगा है इस जवाब को सबमिट करवाने के लिए, और उसने खुद कहा है कि अभी उन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो शेड्यूल है वो नहीं डाला, यानी कि वो नहीं डाल रहे जब तक वो जवाब सबमिट नहीं करवाते। तो जब ये जवाब सबमिट शायद हो जाएगा तब आपका शेड्यूल जारी किया जा सकता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है डिले होगा, और डिले कब तक होगा, मुझे लगता है कि दिसंबर में आपका जो एग्जाम है वो हो जाएगा, यानी कि दिसंबर के हिसाब से आप मान के चल सकते हैं दिसंबर, और कुछ चांसेस हैं कि वो जनवरी में जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है दिसंबर में हो जाएगा। लेकिन उम्मीद मैं भी यही करता हूं कि आपका जो एग्जाम है वो नवंबर में या दिसंबर में डेफिनेटली हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आ जाएगी जनवरी, और जनवरी में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट
यानी कि सीईटी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सीईटी का एग्जाम है, टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्जाम है, वो जनवरी में होने की पूरी संभावना है। और यदि वो जनवरी में हुए तो पूरा जनवरी उनमें ही जाएगी, यानी कि डेट ही फ्री नहीं होगी, क्योंकि वही बच्चे उधर भी हैं, वही बच्चे इन पीजीटी में भी मिलेंगे, क्योंकि हरियाणा का ही पेपर है और सेम ऐसी बात नहीं कि उनके पास ये क्वालिफिकेशन ना हो। तो इसमें फिर डेट क्लैश करेंगी और फिर थोड़ी सी संभावना जो है वो गड़बड़ा सकती है आपकी जनवरी के लिए। तो चलिए, उम्मीद यही करनी चाहिए कि एग्जाम जल्दी से, और अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कमी नहीं करनी चाहिए, वो करते ही रहना चाहिए चाहे जो भी एग्जाम डेट आए। अब बात करते हैं कंप्यूटर केस के बारे में। जो कंप्यूटर केस के कैंडिडेट हैं उनके बहुत ज़्यादा सवाल होते कि आगे क्या होगा। देखिए, इसमें मैं यही बात कहूँगा, बस मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने डिसीजन सुनाना है। लेकिन थोड़ी सी अपनी संभावना मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जो मैं सोचता हूँ कि ये सारा अब एनसीटी पे डिपेंड करता है। यदि जो भी आपकी डेट लगी हुई है, एनसीटी उस दिन अपना रिप्लाई सबमिट करवा देगी। यदि उस दिन करवा देती है तो मुझे लगता है कि आपका उसी डेट को खारिज हो जाएगा। फिर मुझे नहीं लगता कि जब सबमिट करवा देंगे वो अपना जवाब तो फिर कुछ इसमें बचेगा। यदि वो नहीं करवाते तो फिर नेक्स्ट डेट मिलेगी और नेक्स्ट डेट को एनसीटी को रिप्लाई देना पड़ेगा। तो ये इस केस में मैं यही कहूंगा कि अभी डिपेंड करता है एनसीटी पे। और एनसीटी भी दो तरीके से, दो प्रकार के अपने जो है जवाब वो सबमिट करवा सकती है। पहला जवाब ये करवा सकती है कि हम जो 2021 में एनसीटी ने करवाया था कि हमारे पास कोई कंडीशन है ही नहीं, कोई रूल है ही नहीं हमारे पास कंप्यूटर साइंस के लिए, फिर तो मुझे लगता है इस केस में बचा ही क्या, फिर तो सारे के सारे जितने भी कैंडिडेट है सबका एग्जाम होगा, ऐसे ही होगा जैसे चला आ रहा है। और यदि एनसीटी ये रिप्लाई करती कि जी ये हमारी कंडीशन है कंप्यूटर के लिए, हम ये बना चुके हैं करंट के अंदर, तो फिर उन तरीके से जो भी उनकी टर्म कंडीशन होगी फिर उनसे बाहर नहीं जाएगी बात, फिर उसके हिसाब से एग्जाम होगा। तो अभी देखना ये है कि एनसीटी क्या रिप्लाई सबमिट करवाती है। और 2021 में भी उसने सबमिट करवाया था एक रिप्लाई, उसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ सरकार की कमी रही है, क्योंकि उसी टाइम ये खारिज हो सकता था मामला, क्योंकि उसमें यही था कि कंडीशन कुछ है ही नहीं हमारे पास कंप्यूटर साइंस के लिए, तो कंडीशन नहीं है तो स्टेट कंडीशन बना देगा, क्योंकि उन्होंने अपना एग्जाम ये लेना है। तो इसके लिए जो ये मामला खारिज हो सकता था, लेकिन अब डिपेंड करता है एनसीटी पे। यदि एनसीटी अब भी कह देती है तो ये मामला पूरी तरीके से खारिज हो जाएगा। यदि कोई कंडीशन देती है कि हमारे पास ये रूल है, फिर उस रूल के हिसाब से होगा। और उम्मीद यही करनी चाहिए कि इस डेट को ही, जो भी ये 19 है या 14 है, तो इस डेट में ही आपका जो है ये मामला खारिज होना चाहिए। यदि एनसीटी रिप्लाई सबमिट नहीं करवाती तो एक डेट मुझे लगता है और लगेगी, फिर उस पर बहस होगी और इस बीच एचटेट आ जाएगा, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि एचटेट होगा और एचटेट से भर्ती प्रभावित हो जाएगी। तो इस पे भी मैं स्पष्ट आपको कर देता हूँ, ये सोचना नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि एचटेट का कोई खास इफेक्ट इस पे पड़ने वाला नहीं है। आप ये सोचने पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कितना ज्यादा कैंडिडेट होते हैं जो एचटेट को पास करते हैं, 500, 1000 हो जाएंगे मैक्सिमम आपके जो आपका सब्जेक्ट है, तो उससे 1000 और बढ़ जाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उनको मौका मिला तब की बात है। ये भी अगर मौका मिला इसमें शामिल हो जाने का, जो कि शायद मिल सकता है अगर आपकी डिले होती है भर्ती, तो 1000 बढ़ जाएंगे, 500 बढ़ जाएंगे, फिर भी आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ही होगा, आपका प्री नहीं होगा, क्योंकि आपके 5900 या 5800 कैंडिडेट है इसमें, और 1000 और बढ़ जाएंगे, 7000 हो जाएंगे। 7000 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि 1700 समथिंग वैकेंसी आपकी और 7200 के समथिंग आपको कैंडिडेट चाहिए ही चाहिए हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपका प्री और मेन का चक्कर पड़ेगा। तो अब तक तो यही उम्मीद करनी चाहिए। वैसे आप पूछ लेते हैं इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन अब तक तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि दिसंबर के अंदर जो ये या नवंबर के अंदर जो आपकी डेट है, इस डेट में खारिज हो जाना चाहिए मामला, एनसीटी का रिप्लाई आ जाना चाहिए। तो यही था इस वीडियो में, जो भी संभावनाएं थी, जो भी मुद्दे थे। तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।